देख रहे हैं खबर भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मैं क्रांति प्रिया और मेरे साथ है मेरी साथी प्रियंका। सबसे पहले प्रियंका, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को हमें अपडेट दे देना चाहिए कि अब तक कहां क्या हो गया है। तो 5 निकाय चुनाव के अगर महापौर की हम बात करें, शहर सरकार की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपके लिए आंकड़े और सबसे पहले आपके लिए अपडेट। तो मुझे लगता है रतलाम से हम शुरू करेंगे। रतलाम में बीजेपी के प्रहलाद जो है उनकी जीत हुई है। देवास की बात करें, देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल की जीत हुई है। बात कर लेते हैं रीवा की, तो रीवा में कांग्रेस के अजय मिश्रा जी, जिन्हें बाबा के नाम से ख्याति प्राप्त है, मतलब बाबा साहब जीत चुके हैं कांग्रेस के। तो रीवा, रतलाम और देवास के परिणाम सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अब परिणामों का जो इंतजार, क्योंकि लगातार मतगणना तो चली रही है, बस परिणामों का इंतजार चल रहा है प्रियंका। बिल्कुल क्रांति, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि रुझान क्या होगा, क्या कुछ रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएंगे, लगातार इस पर एक नजर बनी हुई थी। चाहे हम जनता की बात करें या प्रत्याशियों की बात करें या नेताओं की बात करें, सभी के मन में ये संशय था कि आखिर जीत किसकी होगी, कौन होगा महापौर, महापौर की दौड़ में आखिर कौन आगे होगा, जनता आखिर किसको चुनेगी, क्या कमल का फूल खिलाएगी जनता या फिर हाथ के साथ जाएगी, या फिर इन सभी को दरकिनार करके आपके साथ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जनता का मन चिंतन, मनन और मंथन का समय चल रहा है। तो हमारे साथ स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं संदीप पौराणिक जी, और साथ में अब जुड़ेंगे हमारे साथ एक और गेस्ट, खबर भारत के ही हैं, तो परिवार के ही सदस्य, ब्यूरो हेड है हमारे जीएस भारती जी। आप स्वागत करते हैं उनका। और संदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े थे। तो शुरुआत मुझे लगता है सवालों की संदीप जी के साथ करेंगे। संदीप जी, आपने एक लाइन कही थी कि जनता के लिए चिंतन, मनन और मंथन का समय, और ये जो रिजल्ट बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता का साथ जो है वो कमल के साथ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आज 5 स्थानों के चुनाव हुए उनमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 स्थानों पर कांग्रेस और 2 स्थानों पर बीजेपी बढ़त लिए हुए हैं। एक स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहा है या आगे बढ़त लिए हुए हैं। आप ये मान के चलिए बड़े कश्मकश चुनाव थे ये, जिनको लेके दूसरे चरण के मतदान की हम बात करते हैं तो प्रतिशत भी बहुत बढ़ा था, और दोनों राजनीतिक दलों को इस बात की चिंता थी कि पहले चरण में जो मतदान कम हुआ है ऐसा नहीं उन्हें नुकसान हो जाए। लिहाजा दोनों राजनीतिक दलों ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने कोशिश की, मतदान का प्रतिशत बढ़ गया। आज जो नतीजे आ रहे हैं वो दोनों ही, एक तरफ हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि उसके पास ये 5 नगर निगम थे, 2 का उसे नुकसान हो रहा है, 3 का नुकसान हो रहा है क्योंकि निर्दलीय जीत रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आ रही हैं, तो उसके लिए उत्साह का मामला है। लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले 2023 के चुनाव के लिए, जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसका एक संकेत और संदेश देने वाले हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए आने वाले समय में चिंतन भी करना होगा, मंथन भी करना होगा कि आखिर वो क्यों यहाँ आके ठहर गए। बीजेपी के लिए ये मंथन का विषय होगा कि वो 5 से 2 पर क्यों आ गए इस चरण में। कांग्रेस के लिए होगा कि वो 5 पर लड़े थे, 2 पर पहुंच गए। तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये एक ऐसा मौका है, या हम यूं कहें कि ऐसे लॉन्चिंग पैड पर खड़े हैं जहां से उनकी उछाल जो होगी वो उनके लिए नई रास्ता, नई दिशा और नई मंजिल जरूर देगा। बिल्कुल, नई दिशा की बात कर ली है। प्रियंका, क्या कहना चाहोगी? भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या बीजेपी को अपनी दशा सुधारते हुए दिशा की तरफ बढ़ना है, या कांग्रेस को उस दशा का फायदा उठाना है और दिशा तलाशनी है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने क्रांति जी। हम सीधे चलते हैं और भारती जी से ही जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए प्रियंका जी, यदि हम बात करते हैं अभी जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसमें, तो बीजेपी की बात करते हैं तो कद्दावर नेता यदि मुरैना की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो क्षेत्र है गढ़ है, और वहाँ से कांग्रेस जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बात यदि हम करते हैं कि जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी में, तो इनमें भी कहीं ना कहीं गुटबाजी देखी गई है जो पूरे परिणाम में, क्योंकि हम बात करते हैं 16 नगर निगम के जो सीटें थी अभी वर्तमान में, पहले तो वो बीजेपी के पास थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस ने भी अभी जैसे 3 पहले हासिल कर ली, 2 और अभी बढ़त बनाए हुए, तो 5 ये है। और यदि निर्दलीय की बात करें तो 2 और इसमें सीटें आई, मतलब टोटल जो है 7 की यदि हम बात करते हैं तो बीजेपी के पाले से छिन चुकी है 7 सीटें। तो इसमें बीजेपी को चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। संदीप जी, हाँ, मैं सोच रही हूँ कि हम क्यों ना, जैसे कि अब बीजेपी कांग्रेस की बात कर ही रहे हैं, तो हम आपकी भी बात कर रहे थे। जिस तरीके से प्रदेश में एक बार फिर आपने कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बना लिया है, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आपको लेकर क्या सोच है। मुझे लगता है कि संदीप जी से ये सवाल लेना पड़ेगा। आपने बीच के रास्ते की बात की थी कि तीसरी पार्टी के बारे में भी बात की जानी बेहद जरूरी है। संदीप जी, क्या लगता है, आप पार्टी जिस तरह से अपना
बोलना चाहिए धौंस कह सकते हैं। दिल्ली में दिखाई दे रही है उनकी धौंस, अब पंजाब में भी सुनाई दे रही है उनकी जो गूंज है आप पार्टी की। लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर आप आती है तो ये दोनों पार्टियां फीकी पड़ सकती हैं। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए क्रांति जी कि मध्य प्रदेश में हमेशा से ही तीसरे दल की संभावना रही है। सरकार की हम बात नहीं करते कि तीसरा दल सरकार बना सकता है, लेकिन संभावना तो रही है। हम किसी भी चुनाव में देखें, कभी मध्य प्रदेश में गौंडवाल गणतंत्र पार्टी जीती, 5 से 7 सीट तक ले गई, कभी समाजवादियों ने जीत दर्ज की, कभी बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं ये संकेत रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरे दल के लिए छोटा स्थान तो है, और वो चीज इस नगरीय निकाय में भी नजर आ गई। जो सिंगरौली का नतीजा है वो ये बताता है कि वहां आपकी उम्मीदवार जीती है। तो ये जो तीसरे दल की संभावना है वो तो हमेशा मध्य प्रदेश में रही है। बस बात यह है कि वो कैंडिडेट कैसा है, उसकी तैयारी कैसी है, और उस इलाके के जो दोनों राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवार कैसे हैं, उसके आधार पर लोग फैसला करते हैं। आप एक चीज है, कटनी से जो निर्दलीय उम्मीदवार आगे बढ़ रही हैं, तो कटनी वो जगह है कि जहां से किन्नर भी महापौर बना है, सागर वो इलाका है जहां से भी किन्नर महापौर बना है, सुहागपुर है मध्य प्रदेश में जहां से किन्नर विधायक बना है। तो तीसरे दल की और ऐसे लोगों की संभावना है जिन इलाकों के लोग अपने नेताओं से या राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं होते, वो इस तरह के रास्ते चुनते हैं। तो आपके लिए संभावना है। सरकार की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कई चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में 2023 में आप होगी, इसे आज नहीं नकारा जा सकता। मतलब सोच से परे और संभावनाओं से आगे कह सकते हैं। एक सवाल और आपसे करना चाह रही थी, बीच में जब हम आपकी बातें सुन रहे थे दर्शकों के साथ, हमारी पूरी टीम भी आपकी बातें सुन रही थी, तो आपने जनता मन की बात कही थी और आपने एक बहुत खूबसूरत वाक्य कहा था कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक, मैंने ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक दल की बात की थी, जनप्रतिनिधियों की, कि जनप्रतिनिधि चुनाव जीतता है और उसके साथ 5 साल काम करता है। जब अगला चुनाव लड़ता है तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड देता है कि हमने 5 साल में आखिर काम क्या किया। वो राजनीतिक दल रिपोर्ट कार्ड देता है कि आखिर हमने काम क्या किया। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में 3 साल की कमान ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रही है नगरीय निकायों की, तो उन्हें कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देना है। सरकार सत्ता में कौन? बीजेपी। जनता के बीच संदेश किसका जाएगा? अगेंस्ट बीजेपी जाएगा, अगर ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया। कोरोना काल आया इस दौर में, आप ये देखिए, और जनता सबसे ज्यादा कोरोना काल में परेशान हुई। मुझे ये लगता है कि बीजेपी की जो भी हार हो रही है वो एक बड़ा कारण कोरोना काल का और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कमान भी हो सकती है। सर, आपके सवालों से मेरे मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, हमेशा कांग्रेस बीजेपी की हम बात करते हैं, लेकिन अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपने एक कदम रख दिया है और सिंगरौली की बात करें तो रानी का राज सिंगरौली में है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है आपका राज, पंजाब बंगाल में भी हम बात करें पंजाब की तो वहां पर भी आपका राज, और अब हम सिंगरौली में प्रदेश की बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर अब रानी का राज है, तो एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं का राज भी शुरू हो चुका है। क्या लगता है ये दबदबा जिस तरीके से एक तरीके से अब ये प्रदेश में आई है आप पार्टी, क्या बरकरार रख पाएगी? क्या आने वाले समय में एक मजबूत पार्टी के तौर पर क्या उभर कर सामने आ पाएगी ये कांग्रेस भाजपा की, अगर हम बात ना करें और आपकी बात करें? बिल्कुल। और एक और लाइन जो प्रियंका ने अभी छेड़ी, मुझे लगता है कि क्या नारी सत्ता पे भारी पड़ सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में और पंचायत में 50% की तो बात हो रही है। ये आधी आबादी है, इसे नहीं नकार सकते आप। इस देश की आधी आबादी है, उसको आपको महत्व देना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश के चुनाव में वो चीज दिखी है। जहां तक आपने आपकी बात की है, तो आप ये मान के चलिए कि मैंने तीसरे दल की संभावना कही ना, और आपका जो परफॉर्मेंस है दिल्ली में और पंजाब में जो दिखेगा उसका पूरे देश पर असर दिखेगा, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं और राज्यों में भी दिखेगा, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में। तो मुझे लगता है कि जो आपकी जीत हुई है सिंगरौली में, वो दिल्ली का रिफ्लेक्शन हो सकता है, और आने वाले समय अगर आप अपनी योजनाओं का या दिल्ली मॉडल को प्रचारित करने में सफल हुई तो मध्य प्रदेश में भी उसके लिए एक संभावना तो बनती है और नजर भी आने लगी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रियंका भारती जी भी जुड़े हुए हैं, जीएस भारती जी। तो एक सवाल आपसे भी करना चाहेंगे भारती जी, बैरसिया की बात कर लेते हैं आपसे, भोपाल के बिल्कुल नजदीक की बात करेंगे। तो बैरसिया में जिस तरह से निर्दलीय की हम बात करेंगे, अनीता जैन, ये नाम ही देखिए अब तो रट गया है, तो जिस तरह से निर्दलीय भी एक छोटा सा क्या रास्ता मिल रहा है, बोलते हैं ना कि बारीक सी सकरी सी गली से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि अब जीत कभी भी किसी की भी हो सकती है, पांसा कभी भी पलट सकता है, समय किसी का भी साथ दे सकता है,
और स्थितियां किसी पर भी भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल क्रांति जी, हम बात करते हैं जैसे अभी आपने बेरेसिया की बात की है, तो बेरेसिया के पार्षद एक जो प्रत्याशी पद होता है, तो इसमें क्षेत्रीय जो मतदाता होते हैं क्या उसमें महत्वपूर्ण होती है। कई बार यदि हम पार्टी की बात करते हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें या अदर आम आदमी पार्टी की बात करें, यदि प्रत्याशी जो है क्षेत्र में उसका दबदबा अच्छा है, यदि उसकी पकड़ अच्छी है, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसकी ओर और फिर पार्टी को ना देखते हुए सिर्फ प्रत्याशी की ओर ध्यान देते हैं, प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना जो कीमती वोट होता है वो देते हैं। इसीलिए हम बेरसी की बात करते हैं, तो निर्दलीय भी जीत कर आया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारती जी ने जवाब हमें दिया, इसके बीच में एक अपडेट मुझे लगता है प्रियंका हमें दे देना चाहिए दर्शकों को। तो रतलाम में भाजपा के मेयर प्रत्याशी जो हैं प्रहलाद पटेल 8,591 वोटों से जीत चुके हैं। प्रहलाद जी ने कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मयंक जाट को हरा दिया है, यानी प्रहलाद जी ने मयंक जी को हरा दिया। इसी के साथ एक और अपडेट दर्शकों के साथ साझा करते हैं हम प्रियंका। बिल्कुल क्रांति जी, जैसा कि अभी आपने कहा रतलाम से जो अपडेट दिया बीजेपी को लेकर, तो इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से अभी हमारे साथ बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना था कि भले ही बीजेपी की जीत हो रही है, लेकिन अगर हम पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम आंकड़े देखें तो एक तरीके से बीजेपी की हार है। बीजेपी की हार, मुझे लगता है भारती जी क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्रांति जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल भारती जी। फिर से आप सवाल पूछेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रियंका ने एक सवाल रखते हुए इस पूरे जो लब्बो लो आप बता देती हूँ कि क्या बीजेपी की हार मानी जाएगी। आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं, स्थितियां कुछ और बोल रही हैं, लेकिन सवाल जो प्रियंका के मन में उठा है शायद वो कुछ जनता, आधे से ज्यादा जनता के मन में भी उठ रहा हो। देखिए, यदि हम बात करते हैं तो अभी नगर निगम के जैसे 16 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, और जैसे कांग्रेस कई बार मुद्दा उठाती कि नाली का, पानी का और लाइट का, तो ये समस्याएं जो लेकर मुझे लगता है कि जनता के बीच में गई है, और बीच में जहां पर उन्होंने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, जनता के बीच में जाकर समझाया है, और कहीं ना कहीं जहां पे जनता इन मुद्दों को लेकर समझी है, तो वहां पे मुझे लगता है कि कांग्रेस का वहां पे साथ भी दिया है। जी बिल्कुल, और भारती जी इस बीच में अपडेट भी हम देते चले जाएंगे। मुरैना का अपडेट देते हैं। मुरैना में कांग्रेस की शारदा सोलंकी ने चुनाव जीत लिया है। मुरैना क्षेत्र जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, दर्शकों को बताना चाहेंगे मुरैना में कांग्रेस की शारदा सोलंकी चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने भाजपा की मीना जाटव को 12,874 जो है वोटों से हरा दिया है। मतलब ये जो सवाल अभी रखा गया था, उस सवाल का जवाब प्रियंका आपको इस आंकड़े और इस जीत में समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने क्रांति जी। चूंकि ये सवाल बार बार मेरे मन में उठ रहा था, और यही सवाल हमने अभी देखा कि जो कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जुड़े हुए थे, नेता जुड़े हुए थे, उनके मन में भी ये सवाल उठा, और उनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं ये जीत भले ही भाजपा की हो रही है, बीजेपी जीत रही है, लेकिन उनके अनुसार अगर पुराने आंकड़े हम देखें तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, उनका ये कहना था। और आज वो सवाल, इस जो आंकड़े आए हैं अभी, उसके अनुसार ये समझ में आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और किस तरह की जो सवाल उठ रहे थे जनता के मन में, हमारे मन में, उसका ये जवाब रहा। बिल्कुल, मुझे लगता है क्रांति जी कि इसी के साथ हम नगर पालिका के भी अपडेट जनता को बताते जाते हैं। तो बता दें कि गुना की आरोन नगर पालिका में कांग्रेस को बहुमत मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल करी है, और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, और कुल 15 वार्ड थे जिनमें से 12 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसी के साथ हम अगर रतलाम की बात करें तो जावरा में नगर पालिका में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, वही बात हो गई जैसा हम अभी कह रहे थे, कहीं जीत तो कहीं हार, कहीं जीत का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं हार का, कहीं कमल खिल रहा है तो कहीं हाथ को साथ मिल रहा है। तो देखिए, वही आंकड़े सामने आए, गुना से कांग्रेस जीती तो वहीं रतलाम से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। निवाड़ी के पृथ्वीपुर की अगर हम बात करें, वहां नगर परिषद में बीजेपी को जीत मिली है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कहीं कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है तो कहीं बीजेपी की। तो अब ये पूरा आंकड़ा, पूरा जब मतगणना पूरी हो जाएगी, हालांकि उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत और किसकी हार। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक सवाल प्रियंका मुझे आपसे कर लेना चाहिए, और हम दर्शकों के साथ अपनी ही बातों को साझा करते हैं। चुनाव, जब मतदान करने हम पहुंचते हैं,
मन में क्या चल रहा होता। अगर मैं थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हम एक मीडिया कर्मी हैं, मुझे लगता है एक मतदाता के तौर पर हम सोचते हैं, वही जो आम जनता है उसके मन में भी लगभग इस तरह से उनके मन में भी वही गणित चल रहा होगा। तो उस गणित का क्या सॉल्यूशन, क्या सोच के मतदान केंद्र पर जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं भी मतदान केंद्र गई थी मतदान करने के लिए, तो मेरे मन में भी काफ़ी सवाल उठ रहे थे। मुझे भी लग रहा था क्या मुझे वोट देना चाहिए, क्या विकास हो रहा है, क्या धरातल में विकास नजर आ रहा है। तो काफ़ी मंथन मैंने किया, फिर मुझे लगा क्या मुझे किसे वोट देना चाहिए, कांग्रेस को या भाजपा को या फिर अन्य जो पार्टियां हैं उनको। काफ़ी मैंने मंथन किया, लेकिन उसके बाद मुझे जब समझ में आया तो कि यार विकास तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। सभी पार्टियां राजनीतिक बात कर रही हैं, हमेशा बढ़ चढ़ कर बात की जाती है कि ये विकास होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर हम राजधानी भोपाल की ही बात कर लें, तो अगर पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो लगातार अगर भोपाल में देखा जाए तो बिजली पानी से लोग परेशान हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल, मैं बीच में रोक देती हूँ, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज स्पष्ट करते हैं, दरअसल ये मन की बात है। मन की बात ऐसे कि जितनी भी चीजें हमने मतदान केंद्र का उस समय का दृश्य देखा, बरसात हो, कैसी भी स्थितियां बनी हो, मतदान करना जरूरी है, सबसे प्रमुख बात ये होती है। तो यही नतीजा है और ये नतीजे दर्शा ये रहे हैं कि जो 100% मतदान की उस वक्त बात की गई थी, प्रियंका मुझे ऐसा लगता है आप भी सहमत होगी इस बात से, तो जब 100% मतदान का आकलन किया गया था, वो लक्ष्य रखा गया था, तो बहुत जरूरी था कि निर्णय भी 100% ही आए। मतलब जो सही है, जनता हमेशा ये बोलती है, और हमने जितने भी विशेषज्ञ से अभी चर्चा की, मुझे लगता है प्रियंका, उन सभी विशेषज्ञ ने, उन्हीं सभी वरिष्ठ जन जितने भी हमारे साथ जुड़े थे, जितने भी अनुभवी लोग हमारे साथ जुड़े थे, उनका यही मानना था कि जो जीता वही सिकंदर। वो लाइन तो पता है, जो जनता का मन जीत चुका होगा वो परिणाम बताते चले जा रहे हैं, हम आपको भी बताते चले जाएंगे। बस आपको जुड़े रहना पड़ेगा, और जुड़े रहने के लिए एक छोटा सा अल्प विराम भी लेना पड़ेगा। प्रियंका मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा खबरवार के साथ। बस ब्रेक के बाद